Hello students, welcome to the part 3 of our chapter Constitutional Design. So हम लोग अभी तक बात कर रहे थे हम लोगों ने अभी तक अफ्रीकन स्ट्रगल फॉर द अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम के बारे में पढ़ा था. देन वी हैव प्रोसीडेड टूवर्ड्स द अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हमने प्रीएम्बल डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैंने आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. तो आज हम लोग बात करते हैं नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग एक जस्ट एक मीनिंग फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और मतलब रिकॉल हो जाए. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री फंक्शंस और डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, एक रूल बुक होती है, एक फ्रेमवर्क होता है, और उस रूल बुक में जो भी प्रोविजंस मेंशन होते हैं, रूल्स लिखे हुए होते हैं, उनके बेसिस पर ही जो वहाँ पर गवर्नमेंट होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की, वो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करती है और अपने जो फंक्शंस होते हैं रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, रनिंग ऑफ द कंट्री, उसको फुलफिल करती है. अब आज हम लोग बात करेंगे नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखिए क्या ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वाई देर इज़ अ नीड, और यस वाई देर इज़ अ नीड टू फ्रेम अ रूल बुक, अ लॉ बुक जो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट को हेल्प भी करती है. बिकॉज गवर्नमेंट को काम कैसे करना है तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको पता चलता है और सपोर्ट और गाइडेंस मिलता है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे नीड में, इम्पोर्टेंस में, सिग्निफिकेंस में. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिटरमाइंस द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी उसका कंपोजिशन क्या होगा. कंपोजिशन मीन्स व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कौन मिनिस्टर्स होंगे, कौन प्राइम मिनिस्टर होंगे, हु विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, हु विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो पोस्ट वहाँ पर क्रिएटेड की गई है, जो भी है. हम लोग अभी इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मैं आपको उसी पर ज़्यादा बेस्ड होके डिस्कस हम लोग करते हैं. तो अब मिनिस्टर्स कौन होंगे, उनका अपॉइंटमेंट, उनका इलेक्शन, उनका सिलेक्शन और उनका जो भी टेन्योर है, जो क्वालिफिकेशंस हैं और जो भी मतलब उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके ऑफिस की जो कंडीशंस हैं, उनका जो टर्मिनेशन है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की जाती हैं. ओके. एंड पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उसकी क्या पावर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या उनकी लिमिट्स है, तो वो सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है. तो देखिए अब हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक होकर समझने की कोशिश करते हैं. तो डिटरमाइंस द कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट. देखिए अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 74 और 75 है, आर्टिकल 74 एंड 75, इन आर्टिकल्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कंपोजिशन के बारे में बताया हुआ है. आर्टिकल 74 में दिया हुआ है कि भाई देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. ये मैंने शॉर्ट में बताया है लेकिन ऐसे ही लैंग्वेज है. फिर 75 आर्टिकल में भी बताया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में. फिर आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट का लॉयर होते हैं, इनके बारे में बताया हुआ है. फिर आर्टिकल 77 में जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, आई मीन गवर्नमेंट की जो भी मतलब बिजनेस होती है, इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. ओके. फिर अब ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ, और बहुत मतलब वो चीज़ बहुत रेयर ही पता होती है लोगों को, तो मैं आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ उसको. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था इन 1950 26 जनवरी, तब कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके. लेकिन अभी तो सिचुएशन कुछ और है, वो 1950 था, अब 2020 है, तो टाइम हैज़ अ ह्यूज गैप. तो तभी 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे और टोटल वो 22 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया हुआ था. बट अभी क्या है, अभी जो है 448 प्लस आर्टिकल्स हैं और टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं और उनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके. तो अभी 395 से 440 पे कैसे पहुंच गए,
क्योंकि देखिए अमेंडमेंट्स होती हैं। अमेंडमेंट्स कैसे होती है, क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है, देखिए टाइम चेंज होता रहता है, तो विद द चेंजिंग टाइम सिस्टम को भी थोड़ा चेंज होना होता है, थोड़ा अपग्रेड होना पड़ता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कैसे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए के बहुत तरीके होते हैं, लाइक सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी बिल लाके, या फिर कोई स्पेशल बिल लाया जाता है जिसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ऑर्डिनरी बिल लाया तो ऐसे ही सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, यानी कि जो 50% ऑफ द टोटल 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, तो इस तरीके से इनके थ्रू हो जाती है। लेकिन अगर थ्री आर्टिकल देखिए, अगर आप प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, यानी एक बहुत बड़े लेवल का आप चेंज करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 368। तो कभी भी अगर आप लोग आर्टिकल 368 का नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो समझ जाइएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, उसके लिए इसके अंडर में जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में। ओके, तो 368 में जो चेंज किया जाता है वो मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू किया जाता है। 2/3 members of the house present and voting, and sometimes also it includes the absolute majority, like absolute majority मतलब 50% of the total strength of the house। ओके, तो ये मेजोरिटीज होती है जिनके थ्रू जो होता है बिल्स को पास किया जाता है और उनको एक्ट में एक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो बता रही थी वो ये बता रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो इट इज quite impossible for everyone, for anyone to memorize all the articles of the constitution। So there is a trick, एक ट्रिक है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि आपको फुल एंड फाइनल वो ट्रिक काम करेगी, ट्रिक काम करेगी, बट थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? जो आर्टिकल 112 तक है, यानी कि 1 से लेके आर्टिकल 112, 1 से लेके 112 तक नंबर्स के जो आर्टिकल हैं, वहां तक आपको थोड़ा बहुत, सारे नहीं, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बहुत, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं, देखिए उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं उनमें आप अगर 89 प्लस करेंगे तो 112 नंबर के जो आर्टिकल्स थे, 112 तक के जो आर्टिकल्स थे, उनमें जो भी मैटर्स हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो सेंट्रल सिस्टम है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो मैटर्स हैं, अगर आप उनमें 89 प्लस करेंगे, 112 तक के जो आर्टिकल्स हैं, वन अप टू द 112, आप उनमें अगर 89 प्लस करेंगे तो यू विल गेट द, ऑटोमेटिकली जो भी नंबर आएगा वो पर्टिकुलर आपका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्टिकल होगा। ठीक है, 112 यानी कि 112 के बाद आपको 90 प्लस करना है जो आगे के आर्टिकल्स हैं, तो आपको वही आर्टिकल्स आएंगे जो आपके सेंटर के थे, वो उधर आपको स्टेट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो गया होगा। आर्टिकल 74 मैंने बताया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। ओके, अब 74 में हम लोग प्लस कर देते हैं 89, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 112 तक, 112 तक हम लोगों को 89 प्लस करना है। तो हम प्लस करेंगे तो देखिए हमें पता चल जाएगा, लाइक 9 + 4 तो 13 यहाँ पर आ गया, एंड यहाँ पर आ जाएगा 16, है ना, 16, तो 163। अब देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर लीजिए, आर्टिकल 74 किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। आर्टिकल 163 किसके बारे में है? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में यहाँ पर है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में 74 में है। तो देखिए ये 89 प्लस किया, तो इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी ट्रिक है। 89 और 90 याद रखिएगा, 89 प्लस करना है 112 तक, 112 तक, और उसके बाद के लिए आपको 90 प्लस कर देना है। ओके, तो और इसके बाद और हमें क्या पता चलता है? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? देखिए गवर्नमेंट के भी ऑर्गन्स होते हैं काम करने के, मतलब गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि एक सिस्टम है, या मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है जो पूरा कंट्री चला रहा है, सिस्टम चला रहा है। तो इसके लिए क्या किया हुआ है? ऑर्गन्स बनाए हुए हैं। अब ऑर्गन्स भी 3 टाइप के ऑर्गन्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला आता है लेजिस्लेचर, देन आता है एग्जीक्यूटिव, एंड उसके बाद आता है जुडिशरी। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से सारा काम होता है। यही जो मतलब बॉडी बनाई हुई है, यही जो है रिस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए। तो अब देखिए हम लोग एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करूंगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने आपको शॉर्ट में बता के निकल मतलब और यहाँ पर आपको ओवर कर दिया तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और ऐसा मैं भी नहीं करूंगी कि आपको बस ऐसे ही मतलब हल्का सा बता दिया।
लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? ये हम लोगों के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लाइक पार्लियामेंट इन द सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द एट द स्टेट लेवल। तो जो लेजिस्लेटर्स होते हैं हम लोगों के, जो लॉज बनाते हैं, लाइक मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो ये लोग लेजिस्लेचर में आते हैं जहाँ पर ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। अब जो लॉज यहाँ पर फॉर्मुलेट किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी तो वो लॉ का फायदा होगा, उनका बेनिफिट होगा, उनका काम होगा। तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स अगेन हम लोगों के यहाँ पर कौन होते हैं? वही जो मिनिस्टर्स होते हैं। बट वो जो मिनिस्टर्स होते हैं हम लोगों के लिए, दे आर टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, बिकॉज वो 5 ईयर के लिए होते हैं। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, जो हम लोगों की ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेट्स होती है। जो ब्यूरोक्रेट्स क्या मतलब होता है? जो हम लोगों के ऑफिसर्स होते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी या परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो इन्होंने जो लॉ बनाए हैं लेजिस्लेचर्स ने, यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू, ठीक है। फिर अब आता है कि ये जो लॉ बनाए हैं, ये लॉ ठीक है या नहीं है, इनमें कोई मतलब कोई वायलेशन तो नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये लॉज प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर सोसाइटी में कोई इनजस्टिस है, तो उन सब के लिए यहाँ पर जो पावर बनाई हुई है, दैट इज द जुडिशरी। यानी कि इंडिया में जुडिशरी सिस्टम है। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जो कोर्ट सिस्टम होता है जहाँ पर जस्टिस मिलता है। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। देन फिर हाई कोर्ट्स है इंडिया में। इंडिया में देखिए आज की डेट में, यानी कि 2020, देर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। 28 राज्य हैं और उनमें 24 हाई कोर्ट्स हैं। और अब आपके दिमाग में आएगा कि बाकी के कौन से स्टेट्स हैं। तो बाकी के स्टेट्स को क्या किया हुआ है, उनको जो मतलब उनके नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, उनके हाई कोर्ट्स में उनको मतलब उनकी जो वो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, या उनकी जो मतलब जुरिस्डिक्शन है, वो उनको भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जैसे पंजाब हरियाणा का एक हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो मतलब पंजाब हरियाणा का एक हो गया, तो इस तरीके से किया हुआ है। तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। तो इनका क्या फंक्शन है, इनकी क्या लिमिटेशंस है, एलिजिबिलिटी है, वर्किंग कंडीशंस है, इनका रेमनरेशन क्या होगा, इनकी पेंशन क्या होगी, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ऑफिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर कोई चीज रह भी जाती है, इट मीन्स अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन की हुई है, तो उसके लिए जो हमारा जो जुडिशरी है, दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम विद डिफरेंट अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर डिफरेंट जो नोटिफिकेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, उनके थ्रू, या जजमेंट्स जो आते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जजमेंट्स देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं। तो उनके थ्रू ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ही काम है, 2 ही काम उनको करने के लिए बोला हुआ है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती है, जिनका मतलब क्लियर मीनिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट्स, उसमें तो एक ही वर्ड लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। एक स्टेटमेंट है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ में कौन सी लाइफ आ गया? एक मतलब एक तो होता है अच्छी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, एक होता है कि मतलब ऐसे ही एक बेगिंग वाली लाइफ, एक बेगर्स की लाइफ, तो वो लाइफ नहीं है। तो राइट टू लाइफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पे, जो भी केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट्स के पास, वो टाइम टू टाइम उसमें जो जजमेंट्स देते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत एक्सप्रेस किया हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन उनका किया हुआ है। जैसे अभी 2017 में जो राइट टू प्राइवेसी, हम बोलते हैं ना कि ये तो हमारी पर्सनल लाइफ है, ये तो हमारी मतलब इस पे किसी को कोई इंटरफेरेंस का राइट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हमारा डाटा कोई मतलब शेयर ना करे, कोई लीक ना करे। तो राइट टू प्राइवेसी भी हम लोगों का फंडामेंटल राइट इंश्योर किया। तो राइट टू लाइफ किसने दिया हम लोगों को? सॉरी, राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके लिए के एस पुट्टा स्वामी केस हुआ था वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। तो उस जजमेंट में के एस पुट्टा स्वामी केस, अगर आप याद रख सके तो रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के एस पुट्टा स्वामी जो केस हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, ये फंडामेंटल राइट है। तो यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है, यानी स्टेट जो है, वो अगर किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करेगी, तो वो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और दूसरा काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कि ये अपैरेट कोर्ट है। यानी कि अगर आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यानी जो सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, यानी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिलता, एंड यू फर्दर अपील टू द हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट में आप जाते हैं, फिर वहां पर भी अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, एंड हेयर फाइनली यू विल गेट द जस्टिस, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत प्रोसीजर्स होते हैं, बट आप लोग अभी इतना ही समझ के चलिए। देन फिर आता है देखिए फॉर्मुलेट गाइडलाइंस दैट ओवरसी डिसीजन मेकिंग। अब कॉन्स्टिट्यूशन की इससे क्या हेल्प मिल जाती है कि गाइडलाइंस
करता है, मतलब गाइडलाइंस बनाता है, रूल्स बनाता है, जो क्या करते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है, यानी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है गवर्नमेंट का विद इन द डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है पर्टिकुलर इशू को लेके, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके या पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो अब जो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे माने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और बॉडीज काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका डिसीजन मेकिंग किस पर बेस्ड होगा, तो वो सारा उनको कहाँ से पता चलता है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको पता चलता है कि हम लोगों की लिमिट्स क्या है, क्या क्या स्कोप हम लोगों का है और क्या हम लोग जो है डिसीजंस ले सकते हैं। then lays down the broad principles on which the foundation of the country is based। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, मतलब जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको उनके ऊपर बेस्ड होके, उनके ऊपर मतलब बेस्ड होके कंट्री का उनको मतलब अपने रूल्स वगैरह वहाँ से बनाता है। तो ये प्रिंसिपल्स बताता है, यानी कि प्रिंसिपल्स मतलब जो रूल्स हैं, जो नियम है, उनको बताता है किसके बारे में, जिसपे कंट्री जो है वो बेस्ड होती है। कैसे बेस्ड होती है, देखिए अब प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल्स मतलब बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे मतलब प्रोविजंस लिखे हुए हैं। अब उन प्रोविजंस के ऊपर बेस्ड होके क्या होता है, कंट्री बेस्ड होती है। क्यों क्यों कंट्री बेस्ड होती है, क्योंकि देखिए उन्हीं प्रिंसिपल्स पर, उन्हीं रूल्स पर जो कंट्री है वो काम कर रही है, वो बेस्ड होके काम कर रही है। देन इट सेट्स द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। अब कॉन्स्टिट्यूशन में उन रूल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है जिन पर कंट्री जो है वो गवर्न कर है, मतलब कंट्री को काम करना है, रूल्स बनाने हैं और कंट्री को मतलब एडमिनिस्टर करना है, कंट्री को मैनेज करना है, डिसीजंस लेने हैं, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, वो सारी चीज़ों के जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, कैसे, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देन इट लेज डाउन द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके लाइफ को और उनके एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स मेंशन किए हुए हैं। और ये क्या प्रिवेंट करता है, और ये प्रिवेंट करता है देम फ्रॉम डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी, यानी जो कंट्री में जो मेजोरिटी पीपल हैं, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, वो लोग जो माइनॉरिटीज हैं उनको सप्रेस ना करें, उनको डोमिनेट ना करें, तो उस चीज़ को भी ये इंश्योर करता है। कैसे, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिक बताती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देर आर टू आर्टिकल्स मेनली जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो माइनॉरिटीज़ के लिए है, एक तो आर्टिकल है 29, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ठीक है। अब देखिए हमारी थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पर बैकग्राउंड में जाएगी। भारत का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, तो हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज के राइट्स की, जो आर्टिकल 29 और 30 में डिस्कस किए हैं। तो आर्टिकल 29 30 दैट मीन्स ये भी फंडामेंटल राइट्स है, तो यस इनको फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा होता है, आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या फिर फंडामेंटल राइट और जो लीगल हमारे पास नॉर्मली जो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। मेन एक डिफरेंस क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर उनका वायलेशन किया जाता है बाय द स्टेट और एनी स्टेट पार्टी, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में बोला गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है, कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है, पॉलिसी लाई जाती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है या उनको मतलब स्क्रैच करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील क्या, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आर्टिकल 29 और 30 है, वहाँ पर माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कैसे, आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, तो वो अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने रिलीजन, अपनी जो स्क्रिप्ट है, अपना मतलब जो भी उनका ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग जो होते हैं, मतलब दे पीपल कैन अप्रोच टू द कोर्ट सिस्टम या जुडिशरी। तो यानी कि अगर वो लोग मतलब जो है, अगर उनके कोई भी कल्चर को, रिलीजन को, मतलब अगर उनकी उनकी लाइफ में अगर कोई जो माइनॉरिटीज पीपल है, कोई इंटरफेरेंस होता है, तो दे पीपल कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ओके, अब आर्टिकल 39 में ये लिखा हुआ है कि जो भी माइनॉरिटीज है, यानी कि देखिए माइनॉरिटीज इंडिया में दो ही टाइप की हैं, एक तो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरा है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस है, दोनों माइनॉरिटीज हैं, यानी कि एक वो लोग हैं जिनकी मतलब वो एक माइनॉरिटी वो है, मतलब
वो माइनॉरिटी है, मतलब जो जिनकी जो लैंग्वेज मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया। और पर्टिकुलर रिलीजन के बहुत कम लोग हैं, इसलिए वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गया। तो लिंग्विस्टिक और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इन माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, मतलब इनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनको भी उनका उनकी जो लैंग है, उनके जो लॉज हैं, जो सिस्टम है पूरा, वो माइनॉरिटीज़ अपने हिसाब से गवर्न करेंगे। वहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, तो यस इंडिया में है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में है। तो वो पर्टिकुलर माइनॉरिटी जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है। देन इट स्टिपुलेट्स, अब देखिए फिर आता है, इट स्टिपुलेट्स द रूल्स फॉर प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल लीडर्स। तो अब ये स्टिपुलेट करता है द रूल्स फॉर प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ पावर, और जो भी मतलब जो रूल्स हैं, उनके रूल्स बनाता है किसके लिए, प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ पावर, यानी जो माइनॉरिटीज़ की जो पावर है, वो मतलब जो मतलब पावर है गवर्नमेंट की, वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, कोई भी उसको मतलब मिसयूज ना कर सके अगेंस्ट द पीपल ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। तो उसको भी ये क्या करता है, वहाँ पर गाइडलाइंस और वो जो भी मतलब रूल्स हैं उसको फ्रेम करता है। नेक्स्ट आता है इसमें, इट इंश्योर्स द सर्टेन राइट्स टू द सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ये जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके जो राइट्स हैं उसको इंश्योर करता है और प्रोटेक्ट करता है उनकी फ्रीडम को, और उनकी जो फ्रीडम है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और जो सिटीजन्स के कुछ राइट्स हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स हैं और भी जो बेसिक राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, प्रॉब्लम फेस्ड व्हाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रॉब्लम फेस्ड व्हाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी मतलब देखिए क्या प्रॉब्लम फेस की गई थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये बहुत इजी प्रोसेस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, या मतलब एक वन नाइट फाइट थी कि आपने मतलब बैठ के लिखा। तो बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबा स्ट्रगल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेशन को लेके। तो बहुत जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो जिन्होंने स्ट्रगल किया था, ये बहुत लंबा स्ट्रगल था। और इस स्ट्रगल के बाद ही जाके जब जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इंडियंस थे, उनको मतलब पावर ट्रांसफ़र की गई थी, और उसके बाद जाके मतलब जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस काम करना शुरू किया था। देन इंडिया वॉज ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। अब देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री था भी और अभी भी है। तो बहुत बड़ा कंट्री है, इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, और बहुत डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, लैंग्वेज के, कल्चर के और कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के लोग यहाँ पर मतलब रहते हैं। तो अब उनको भी मतलब उनको अकॉर्डिंग डील करना था, उनके भी मतलब इंटरेस्ट को, उनके भी जो भी मतलब सेइंग्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना था। देन द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। तो जो कंट्री है उसको भी डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर रिलीजियस आएगा, रिलीजियस डिफरेंसेस। तो कंट्री को डिवाइड किया गया था रिलीजियस डिफरेंसेस के बेस्ड पे। अब रिलीजियस डिफरेंसेस के बेस्ड पे यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था इन 1947। तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है कि रिलीजन, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था वो रिलीजन बेस्ड था। तो रिलीजन के ऊपर फोकस आई मीन बेस्ड करके पाकिस्तान की डिमांड की गई थी कि भाई जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम जो मतलब पीपल इंडिया में हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड सेफ इन इंडिया। सो दैट्स वाई जो मतलब उस टाइम इनके लीडर थे, जो मुस्लिम पार्टी के लीडर थे, जो मुस्लिम पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर पाकिस्तान वाली जो डिमांड थी उसको फुलफिल किया था। ओके, सो अब हम इसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।